हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अगली कड़ी के विषय में। आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में कोशिका की प्रारंभिक जानकारी हासिल कर चुके हो, जिसमें एक कोशिका की संपूर्ण शारीरिक संरचना का अध्ययन का क्रम चल रहा था। उस अध्ययन के क्रम में हम लोग कोशिका की संपूर्ण शारीरिक संरचना को 3 वर्गों में बांटे हुए थे, जिसमें से पहला वर्ग कोशिकीय स्तर या कोशिकीय सतह का था, जिसमें हम लोग कोशिका झिल्ली और पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का अध्ययन किए। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी कड़ी में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के विषय में तथा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो अंगक होते हैं या कोशिकांग होते हैं उनकी जानकारी हासिल किए। आज हमारी अगली कड़ी है कि एक कोशिका के कोशिका द्रव्य के ठीक बीचों बीच में पाई जाने वाली जो तीसरी महत्वपूर्ण संरचना है, जिससे आप कोशिका की संपूर्ण शारीरिक संरचना का तीसरा भाग कर सकते हो, केंद्रक जानकारी हासिल करेंगे, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता? न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस। तो क्या होता है केंद्रक या न्यूक्लियस और उनके अंदर क्या कुछ होता है, आज हम लोग इसी के विषय में अपना जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे कि आप हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में जानकारी हासिल कर चुके हो कि किसी भी प्रकार की जो कोशिका होती है वो मुख्य रूप से एक पतली मुलायम तथा सरंध्र झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये कोशिका झिल्ली है या फिर इसको हम लोग अन्य शब्दों में प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य आप लोग को बताया गया था कि कोशिका झिल्ली जो कि पतली मुलायम या रंध्रयुक्त होती है, उसका मुख्य काम है कोशिका के अंदर बाहर कुछ गिने चुने पदार्थों के आवागमन को सुनिश्चित करना। दूसरा काम है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना, और इसका तीसरा काम है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को संगठित करना। ठीक, उस कोशिका झिल्ली के अंदर में हम लोग क्या देख रहे थे कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा तथा अर्धतरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जान रहे थे। ये पदार्थ क्या है? कोशिका द्रव्य, या फिर अंग्रेजी में इनको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जान रहे थे। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है या फिर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और उसमें अनेक सारी महत्वपूर्ण संरचनाएं यानी जिनको हम लोग कोशिकांग या फिर अंगक कहते हैं वे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के जो अंगक या कोशिकांग पढ़े थे या कोशिकांग होते हैं उनके नाम तथा उनके कार्यों की जानकारी पिछले वीडियो में हासिल कर चुके हैं। आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा एक कोशिका की शारीरिक संरचना का तीसरा भाग केंद्रक या न्यूक्लियस पर। केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक प्रकार की कोशिका या जीवित कोशिका कर सकते हो, चाहे वो कोशिका पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो। प्रत्येक प्रकार की जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य के ठीक बीचों बीच एक गाढ़ी गोल तथा सघन संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं या फिर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। केंद्रक कहें या न्यूक्लियस कहें। अब रही बात ये केंद्रक या न्यूक्लियस का कार्य क्या है, तो ख्याल रखिएगा केंद्रक या जो न्यूक्लियस का कार्य होता है वो होता है विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। इनका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इनका काम है उपापचयी या मेटाबॉलिक कर सकते हो, उपापचयी कार्यों का नियंत्रण है। इसलिए जिस किसी भी कोशिका में केंद्रक नष्ट हो जाता है तो समझ लीजिएगा उसमें विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो ठप हो जाते हैं या उपापचयी कार्य जो होते हैं वो ठप पड़ जाते हैं, और उस स्थिति में संबंधित कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका केंद्रक का कार्य हो गया, विभिन्न प्रकार के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करना। अब देखोगे ये केंद्रक जो होता है वह क्या होता है? ठीक कोशिका झिल्ली की तरह एक पतली मुलायम तथा सरंध्र झिल्ली से घिरा होता है। समझ पा रहे हैं? जिसकी संरचना लगभग में कोशिका झिल्ली के समान ही होती है। तो इस झिल्लीनुमा संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली या फिर कह सकते हो केंद्रक कला। केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला, या फिर अंग्रेजी में कहोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहना है तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा प्रत्येक प्रकार के जो कोशिका के केंद्रक होते हैं वो एक पतली मुलायम तथा रंध्रयुक्त झिल्ली से घिरा होता है,
जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला का जो मुख्य कार्य है वह है कोशिका झिल्ली के ही समान है केंद्रक के अंदर तथा केंद्रक के बाहर कुछ गिने चुने पदार्थों के आवागमन को सुनिश्चित करना। ये केंद्रक झिल्ली का कह सकते हो कार्य हो गया। क्या कार्य हुआ इसका? केंद्रक के अंदर बाहर कुछ गिने चुने पदार्थों का आवागमन सुनिश्चित करना। ठीक है, आवागमन सुनिश्चित करना, ये आपका केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला का कार्य हो गया। समझ पाए? अब हम लोग को इसके अंदर जाना है। तो याद रखिएगा, एक केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होता है? ठीक कोशिका द्रव्य के ही समान एक गाढ़ा चिपचिपा तथा सघन अर्धतरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, जिस तरह से कोशिका झिल्ली के अंदर में पाया जाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली के बीचों बीच क्या पाया जाता है? एक गाढ़ा चिपचिपा तथा अर्धतरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं केंद्रक झिल्ली के अंदर में भरे हुए पदार्थों को। ठीक है, समझ पाए? अब क्या है, तो किसी किसी कोशिकाओं में ये केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, यानी केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट रहती है। ठीक है, तो उस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। परिभाषा क्या दीजिएगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा होगी ऐसी कोशिका जिनके केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट होते हैं, उस प्रकार की कोशिका को क्या नाम दोगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दोगे। तथा जिस किसी भी सजीव में इस प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएगी, उस प्रकार के सजीवों को हम लोग प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानोगे? प्रोकैरियोट के नाम से जानोगे। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा जीव या ऐसे सजीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है या ऐसे सजीव जिसके केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं होते हैं, उस प्रकार के सजीवों को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरे तरफ ऐसी कोशिकाएं जिनमें ये केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उस प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। तथा ऐसे सजीव जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, उस प्रकार के सजीवों को हम लोग यूकैरियोट के नाम से जानते हैं। यूकैरियोट के नाम से जानते हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? तो मनुष्यों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके चलते हम लोग की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में आएगी तथा हम सभी यूकैरियोट कहलाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले जाएं तो देखोगे ये कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है। अब थोड़ा इससे आगे निकलेंगे तो देखेंगे ये केंद्रक झिल्ली के अंदर में क्या होता है। तो याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली के अंदर में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के ही तरह एक गाढ़ा चिपचिपा तथा अर्धतरल पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे आपको मिल जाएगा क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल कहें या क्रोमेटिन नेटवर्क कहें, ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक प्रकार की जो कोशिका का केंद्रक होता है, उस केंद्रक में धागेनुमा संरचनाओं से बना एक जाल पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का एक जाल पाया जाता है जो कि धागेनुमा संरचना का बना होता है। तो प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के केंद्रक में धागेनुमा संरचना का बना एक जाल पाया जाता है। उस जाल को हम लोग क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? क्रोमेटिन जाल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क है। समझ पाए? अब ये क्रोमेटिन जाल में ये जो धागेनुमा संरचना देखते हैं, इस टाइप का संरचना जो देख रहे होते हैं, उन संरचनाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो धागेनुमा संरचना जो होती है वो जानी जाती है क्रोमोसोम के नाम से या फिर गुणसूत्र के नाम से जानी जाती है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जानी जाती है। और एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र का काम क्या है? तो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र का कार्य होता है वो होता है उसमें आनुवांशिक गुणों के वाहक कण मौजूद रहते हैं। समझ पा रहे हैं? आनुवांशिक गुण कहने का मतलब है सजीवों का वह गुण
जो जनक पीढ़ी से उसकी संततियों में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। उस प्रकार के गुणों को आनुवंशिक गुण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है क्रोमेटिन जाल में जो धागेनुमा संरचना है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, उस क्रोमोसोम या गुणसूत्र में क्या होते हैं कि कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। ठीक है, और ये जो जीन होते हैं, उस जीन का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा, बिंदु रूपी जो जीन पाया जाता है उसका मुख्य कार्य होता है कि पैतृक पीढ़ी के आनुवंशिक गुणों को संततियों की पीढ़ी में या संतानों की पीढ़ी में हस्तांतरित करना। समझ पा रहे हैं। और इस वजह से माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक इंसान या मनुष्य की जो शक्ल सूरत है वो एक इंसान की तरह, एक बिल्ली के जो शक्ल सूरत होते हैं वो बिल्ली की तरह, एक बंदर के जो शक्ल सूरत होते हैं वो बंदर की तरह होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वह अपने पैतृक या आनुवंशिक गुणों को अपने में सहेजा या समेटा हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से जीन के माध्यम से पैतृक गुण जो होता है संततियों में हस्तांतरित होता है। इसलिए वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहा जाता है।